गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज बीएससी थर्ड ईयर के लिए यूनिट 1 का टिश्यूज़ और ऊतक का टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था जटिल ऊतक के बारे में, जो जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जिनमें कोशिकाओं की संरचना जो है विभिन्न प्रकार की होती है तथा कोशिकाएं विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करती है। उसके बाद हमने सरल ऊतक के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग दो ऊतक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम स्थूल कोण ऊतक तथा दृढ़ ऊतक कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, जिसे कॉलन काइमा कहते हैं। कॉलन काइमा। तो स्थूल कोण ऊतक या कॉलन काइमा की कोशिकाएं जो होती हैं दीर्घ होती हैं, लंबी होती हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तथा पेक्टिन नामक पदार्थ का संग्रह पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का संग्रह होता है। तो इनका पहला गुण हो गया, कोशिकाएं लंबवत होती हैं। कोशिकाएं लंबवत होती हैं। लंबवत होती है। दूसरा, इनकी कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति सेल वॉल में सेल्यूलोज तथा पेक्टिन, सेल्यूलोज जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का प्रारूप होता है, सेल्यूलोज तथा पेक्टिन नामक पदार्थों का संग्रह होता है। स्थूल कोण ऊतक मुख्य रूप से जो अधोत्वचा होता है, बाह्य त्वचा के नीचे निचली जो सतह होती है उसे अधस्त्वचा या अधोत्वचा कहते हैं, उनमें इनकी उपस्थिति पाई गई है। तथा आपका संवहन ऊतक जो होते हैं उनके ऊपरी भाग में तथा निचले भाग में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो इनका स्थान कहाँ होता है, कहाँ पाए जाते हैं? पहला बाह्य त्वचा, अधोत्वचा, अधोत्वचा जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस। दूसरा संवहन ऊतक, संवहन ऊतक vascular tissues, जाइलम फ्लोएम को क्या कहा जाता है?
मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, संवहन ऊतक कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा क्रमशः जल तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। संवहन ऊतक के ऊपरी तथा निचले हिस्से में पाए जाते हैं, कि ऊपरी तथा निचले भाग में पाए जाते हैं। और फिर पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाए तो सबसे ऊपरी भाग में जो कोशिकाएं होती हैं इसे क्या कहा जाता है? इपिडर्मिस कहा जाता है। इपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा इपिडर्मिस। और बाह्य त्वचा का निचला जो कोशिकाओं का स्तर होता है त्वचा हाइपोडर्मिस। तो आपका जो है अधोत्वचा में इसकी उपस्थिति पाई जाती है, दृढ़ोत्तक पाए जाते हैं। और दूसरा जो है संवहन ऊतक के ऊपरी तथा निचले भाग में जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके ऊपरी तथा निचले हिस्से में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। अब आइए हम देखते हैं कि स्थूलकोण ऊतक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थूलकोण ऊतक जो है आपका पेक्टिन के संग्रह के आधार पर, क्योंकि पेक्टिन जो होता है असमान रूप से जो है इन प्रकार की कोशिकाओं में विस्तृत होता है, तो उसके आधार पर स्थूलकोण ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। तो स्थूलकोण ऊतक के प्रकार देखें। स्थूलकोण ऊतक के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कोणीय स्थूलकोण ऊतक होता है, कोणीय जिसे एंगुलर कहते हैं, कोणीय या एंगुलर स्थूलकोण ऊतक। इसमें जो होता है आपका पेक्टिन का संग्रह जो होता है वो क्या होता है? कॉर्नर पर पाया जाता है, कोने में क्या होता है आपका पाया जाता है। तो चूंकि यहाँ आपकी उपस्थिति पाई जाती है पेक्टिन की, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोणीय स्थूलकोण ऊतक कहा जाता है। पेक्टिन यहाँ कोने में, कॉर्नर में आपका पेक्टिन का संग्रह है। दूसरा जो होता है परत स्थूलकोण ऊतक, परत स्थूलकोण ऊतक, यहाँ पर कोणीय स्थूलकोण ऊतक, स्थूलकोण ऊतक होता परत स्थूलकोण ऊतक, स्थूलकोण ऊतक। परत स्थूलकोण ऊतक वैसा स्थूलकोण ऊतक होता है जिसमें पेक्टिन जो है स्पर्श रेखा, जहां कोशिका भित्ति एक दूसरे के संपर्क में आती है, यहाँ स्पर्श रेखा जो है, यहाँ क्या होता है आपका पेक्टिन का क्या होता है आपका संग्रह पाया जाता है। तो स्पर्श रेखा के पास जो पेक्टिन का संग्रह होता है उस प्रकार का स्थूलकोण ऊतक क्या कहा जाता है? परत स्थूलकोण ऊतक कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया? पेक्टिन हो, पेक्टिन। तीसरे प्रकार का जो होता है स्थूलकोण ऊतक, उसे अंतर अवकाशी, अंतर अवकाशी स्थूलकोण ऊतक कहा जाता है। स्थूलकोण ऊतक कहा जाता है। इस प्रकार के ऊतक में पेक्टिन का संग्रह जो है अंतरकोशिकीय स्थान, 2 कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं?
अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। से अंतरकोशिकीय जो स्थान है, यहाँ क्या हो रहा है, आपका पेक्टिन का संग्रह आपका पाया जाता है। तो ये आपका जो है पेक्टिन का संग्रह है, पेक्टिन का संग्रह। तो अंतरकोशिकीय अवस्थान में पेक्टिन का संग्रह होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अंतर अवकाशी स्थूलकोण ऊतक कहा जाता है। अब आइए इसे कार्य के बारे में देखते हैं कि स्थूलकोण ऊतक के कार्य क्या होते हैं। कार्य, 3 मुख्य कार्य होते हैं स्थूलकोण ऊतक के। इनका पहला जो कार्य होता है वह होता है तने को लचीलता प्रदान करना। तने को क्या करता है, लचीला बनाता है। तने को लचीलापन प्रदान करना, लचीलापन प्रदान करना। दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है जो तने और जो जड़ होते हैं, शाखाएं जो होती हैं जिनमें वृद्धि होती है, उसको यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो पादप के बढ़ते हुए तरुण भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सहारा प्रदान करना। और तीसरा इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करना, की क्रिया में सहायता करना। तो अभी हमने पढ़ा स्थूलकोण ऊतक के बारे में। दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था स्थूलकोण ऊतक में क्या होता है, कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का संग्रह पाया जाता है। यहाँ जो दृढ़ ऊतक होता है, इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, सेल्यूलोज तथा पेक्टिन के स्थान पर किसकी उपस्थिति पाई गई है, लिग्निन की उपस्थिति पाई गई है। तो कोशिका भित्ति का अगर हम अध्ययन करते हैं तो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है और किसी किसी पादप में तृतीयक कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ जो आपका जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है उसमें क्या होता है, लिग्निन का संग्रह पाया जाता है, लिग्निन का संग्रह। तो कोशिकाएं मृत होती हैं, कोशिकाएं मृत होती हैं, मृत होती हैं। दूसरा, कोशिका भित्ति में लिग्निन का संग्रह पाया जाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल में लिग्निन का संग्रह, लिग्निन नामक पदार्थ का संग्रह पाया जाता है। लिग्निन का संग्रह पाया जाता है, हाँ, संग्रह पाया जाता है। कोशिकाएं परिपक्व होने पर उसका जो प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, क्षीण हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। अब इसके जो कार्य जो होते हैं दृढ़ ऊतक के कार्य, इसका एक ही मुख्य कार्य होता है, पौधों को क्या करना, कठोरता प्रदान करना। तो पादप को कठोरता प्रदान करना, कठोरता प्रदान करना, कठोरता प्रदान करना। तने जो कठोर होते हैं उसके लिए मुख्य कारक क्या है आपका, दृढ़ ऊतक जो है, स्क्लेरेन काइमा। बहुत सारे बीज जो हैं उसकी गुठली आपने देखा होगा काफ़ी कठोर होती है। तो वहाँ कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, कौन से ऊतक पाए जाते हैं, दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं, स्क्लेरेन काइमा पाए जाते हैं।
ठीक है, पहला कार्य हो गया पादप को कठोरता प्रदान करना, और दूसरा कार्य है इनका पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, पादप को यांत्रिक बल, पादप को यांत्रिक बल कहें या सहारा कहें, यांत्रिक बल प्रदान करना, प्रदान करना। अब हम आइए इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्क्लेरोकाइमा जो दृढ़ उत्तक है, दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता फाइबर तंतु तथा स्क्लेरिड्स, 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 स्क्लेरिड्स। और फाइबर जो हैं, तंतु जो हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। स्थिति के संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिसे फ्लोएम फाइबर कहा जाता है, फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, इसे कहते हैं जाइलम तंतु कहते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। संरचनात्मक रूप से दोनों क्या होती है, अलग होती है। आपका फ्लोएम फाइबर जो होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो है सरल गर्त पाए जाते हैं, जिसे पीट्स कहते हैं, सरल गर्त, सरल गर्त पाए जाते हैं, इसे कहते हैं पीट्स कहा जाता है, बॉर्डर पीट्स, सरल उत्तक, सिंपल पीट्स जिसको कहते हैं, सिंपल पीट्स पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर जो होता है, इसमें क्या होते हैं, आपके बॉर्डर पीट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बॉर्डर पीट्स। इससे किनारे पर क्या होते हैं, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, खांचे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बॉर्डर पीट्स कहा जाता है। परिवेशी गर्त, परिवेशी गर्त, या जिसे हम क्या कहते हैं, बॉर्डर पीट्स कहते हैं, बॉर्डर पीट्स, बॉर्डर पीट्स कहते हैं। तो ये दो प्रकार के फाइबर हो गए संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। स्थिति के आधार पर जो है ये फाइबर जो है, स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सतही या फाइबर, सतही तंतु, सतही तंतु या सतही फाइबर जिसको कहते हैं। जो किसे पाया जाता है, आपका नारियल जो है, कपास के रेशे जो होते हैं, नारियल के रेशे, कपास के रेशे इसके उदाहरण है। कपास तथा नारियल के रेशे, कपास तथा नारियल के रेशे, कपास तथा नारियल के रेशे, इसमें क्या पाया जाता है, सतही तंतु पाया जाता है के रेशे। दूसरा जो होता है, सतही के बाद होता है बास्ट फाइबर होता है, बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर। और बास्ट फाइबर जो होता है आपका जूट, पटुआ, इसमें पाए के रेशे में पाया जाता है, जूट, पटुआ, पटुआ इसके रेशे में पाया जाता है, पटुआ के रेशों में पाया जाता है। एक तीसरे प्रकार का फाइबर होता है, इसे हार्ड फाइबर, कठोर फाइबर कहा जाता है, कठोर तंतु, तंतु या फाइबर। ये कहाँ पाया जाता है, मूंज के रेशे में, मूंज, मूंज के रेशे में पाया जाता है। तो हमने देखा फाइबर संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, फ्लोएम फाइबर तथा जाइलम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर में जो होता है
वो क्या होता है, सरल गर्त पाया जाता है, सिंपल पीस पाया जाता है। और जाइलम फाइबर जो है उसमें क्या होता है, आपका बॉर्डर पीस परिवेशी गर्त पाया जाता है। स्थिति के आधार पर जो है फाइबर या तंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला सतही तंतु होता है जो कपास तथा नारियल के रेशे में पाया जाता है। दूसरा जो है आपका बास्ट फाइबर होता है जो जूट, पटवा, हेम्प के रेशे में पाया जाता है। और जो तीसरा होता है कठोर तंतु होता है जो क्या होता है, मूंज, एक प्रकार का घास की प्रजाति है, मूंज के रेशों में पाया जाता है। तो हमने पढ़ा है फाइबर के बारे में। अब आते हैं स्क्लेरिड्स के बारे में। अब स्क्लेरिड्स जो होता है यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। स्क्लेरिड्स में आपका फाइबर की तुलना में जो होता है अधिक मात्रा में लिग्निन पाया जाता है, अधिक मात्रा में लिग्निन पाया जाएगा, अधिक मात्रा में लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। तो मुख्य अंतर है आपका जो है तंतु जो है और स्क्लेरिड जो है, इस मुख्य अंतर कि यहाँ अधिक मात्रा में क्या होता है, लिग्निन की उपस्थिति पाई जाती है। और ये जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका जिसे हम कहते हैं ग्रीट कोशिका, दूसरा जो है छड़ कोशिका जो छड़ के आकार की होती है, छड़ कोशिका जिसे हम मैक्रोस्क्लेरिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोस्क्लेरिड्स कहते हैं। छड़ कोशिका होती है, दूसरा ग्रीट कोशिका होती है। अस्टिका फल जो होता है उसका आवरण जो है किसका बना होता है, ग्रीट कोशिका का बना होता है। इसे स्टोन सेल भी कहते हैं। ये बहुत अधिक क्या होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है। दूसरा छड़ के आकार के जो स्क्लेरिड्स होंगे उन्हें छड़ कोशिका कहा जाता है। तीसरा जो है तारक जो होता है, तारक कोशिका। तो तारक कोशिका जो होगा किसके आकार की होगी, अभी तारक के आकार की होगी। उसके बाद तारक के बाद आता है आपका ऑस्टियोस्क्लेरिड्स जो क्या होगा, आपका स्तंभाकार होगा। क्या होगा, स्तंभ कोशिका, स्तंभ कोशिका। तो स्क्लेरिड जो है उनमें जो है उनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन की अधिक उपस्थिति पाई जाती है, लिग्निन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो है आकार के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रीट कोशिका जो क्या होता है, काफ़ी क्या होता है, कठोर होते हैं, इसलिए इन्हें स्टोन सेल भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो होती है स्क्लेरिड्स होती है, छड़ कोशिका कहा जाता है, रड के आकार की होती है इसलिए छड़ कोशिका कहा जाता है। तीसरा जो है तारक कोशिका होता है, इसको क्या होता है, तारे के समान होता है, इसकी संरचना जो है आपकी तारे की समान होती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे एस्ट्रोस्क्लेरी कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, स्तंभ कोशिका होती है। तो स्तंभ कोशिका क्या होती है, स्तंभाकार होती है। और एक 5वां प्रकार भी होता है जिसमें क्या होता है, कोशिका जो है गोलाकार होती है आपकी। स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, गोलाकार कोशिका। तो हमने आज पढ़ा कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक के बारे में, स्थूलकोण ऊतक के प्रकार के बारे में जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कोणीय स्थूलकोण ऊतक, परत स्थूलकोण ऊतक, अंतरावकाशी स्थूलकोण ऊतक। हमने पढ़ा उसके कार्य, उसकी कोशिका किस प्रकार की होती है, लंबवत होती है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज तथा पेक्टिन की उपस्थिति पाई जाती है। और यह जो है अधो त्वचा तथा संवहन ऊतक के ऊपरी तथा निचले हिस्से में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य हमने पढ़ा तने को लचीलता प्रदान करना, पादप के बढ़ते हुए भागों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक बल प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेना। इसके बाद हमने पढ़ा कोलेनकाइमा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किया। तो हमने आज कोलेनकाइमा और कोलेनकाइमा ऊतक का अध्ययन समाप्त किया। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।